Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 3 of chapter 2 of Political Science class 12th. इससे पहले हम दो पार्ट इस वीडियो को कर चुके हैं। इस चैप्टर में दो पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि हम पढ़ेंगे टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या रहे हैं, कहाँ पे। बेसिकली सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं उसका उनका देखेंगे। क्या कह रहा है ये, मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत कंट्रीज आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स, सिविल वॉर एंड इंसर्जेंसी। मतलब जो सेंट्रल एशियन जो कंट्री हैं, जो कि पहले जो सोवियत कंट्रीज, सोवियत संघ में जो कंट्रीज थी, वो बहुत ही उनमें संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब रहता है। तो किस तरीके से एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। चेचन्या एंड दागिस्तान हैव हैड वायलेंट सेसेनिस्ट मूवमेंट, मतलब कि हिंसक अलगाववादी आंदोलन। मतलब कि इन दोनों ये जो जगह है, इन यहाँ पर लोगों ने बहुत ही वायलेंटली मूवमेंट किए कि हमें मतलब कि अलग होना है। तो इस तरीके से हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए, सेसेसिस्ट मूवमेंट यहाँ पे हुए। आगे पढ़ लेते हैं। इन सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान, आपको पता होगा सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है ताजिकिस्तान, विटनेस द सिविल वॉर फॉर 10 ईयर्स। मतलब 10 सालों तक वहाँ पे गृह युद्ध चलता रहा ताजिकिस्तान में। वहाँ के लोग ही आपस में ही अपने ही मिलिट्री से, अपने ही रिजाइम से लड़ते रहे और ये सब वहाँ पे ये सब कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। बाकी ये जो क्या लिखा है, ये मेनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे भी वहाँ पर सेंट्रल एशिया के जो रीजन है वहाँ पर होते रहते हैं। Fourth is, in Azerbaijan's province of Nagorno-Karabakh, some local Armenian want to secede and join Armenia। मतलब कि अजरबैजान भी एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, कंट्री है एक। वहाँ की जो एक प्रोविंस है नगरनो कराबाख, तो वो क्या कहता है कि हमें अजरबैजान से अलग होना है, अलगाव जैसे कि अलग होना है, और हमें कहाँ मिलना है, आर्मेनिया में हमें मिलना है। आगे नेक्स्ट ये आ जाता है, ये कह रहा है कि इन जॉर्जिया टू प्रोविंसेस आर डिमांडिंग इंडिपेंडेंस। जॉर्जिया एक देश है सेंट्रल एशिया का, वहाँ पे दो प्रोविंसेस जो हैं वो उसके इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तुमसे अलग होना है, तो इसके लिए भी वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजाइम इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। जॉर्जिया में जो एग्जिस्टिंग रिजाइम, जो पहले से जो शासन जो वहाँ पर चल रहा है, लोग या फिर जो मतलब जो ग्रुप्स मतलब वहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं कि हमें ये रिजाइम नहीं चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। अब ये क्या कहता है, ये कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि देशों में ही अपनी लड़ाई हो रही है सिर्फ अकेले अकेले ही। एक ही देश के कुछ कुछ प्रोविंस, जैसे कि इंडिया में भी होता है कि रिवर वाटर पे लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है, बहस हो जाती है। अलग अलग कंट्रीज में हो जाती है, रिवर वाटर पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो ये उसी तरीके से ये भी है। ऑल दिस मेक्स लाइफ डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन। मतलब कि अगर पूरे रीजन में इस तरीके से चलता है तो जो ऑर्डिनरी जो नागरिक होता है ना, उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही दिक्कत में आ जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा मतलब क्या है, ये बुरा सा हो रहा है, क्या है ये। फिर आगे क्या कहता है कि सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं वो वास्ट रिसोर्सेज है उनके पास हाइड्रोकार्बन के। इतनी बात हमको पता है कि हाइड्रोकार्बन के वास्ट रिसोर्सेज हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के पास। और जो ये वास्ट रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज से इन रिपब्लिक्स को इकोनॉमिक बेनिफिट तो होता ही है, बल्कि ये ना एक कंपटीशन का जोन भी बन गए हैं। ये जो इलाके हैं ये कंपटीशन का जोन भी बन गए बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। मतलब ऑयल कंपनीज एंड पावर्स, आउटसाइड पावर्स, दैट इज रशिया, यूएस, चाइना, इन सब के ये सब अपने में ही बहस करते रहते हैं इन इन देशों के ऊपर पावर जमाने के लिए। तो एक देखते हैं कि मतलब क्या दे रखा है कि आफ्टर 9/11/2001, 9/11 क्या है, 9/11 मतलब सितंबर 11 2001 को यूएस में एक टेररिज्म मतलब टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो उसके बाद से ही यूएस वांटेड मिलिट्री बेसिस इन द रीजन। जो सेंट्रल एशियन के जो रिपब्लिक्स हैं उस रीजन में यूएस क्या चाहता है कि वो अपने मिलिट्री बेसिस बनाए। तो मिलिट्री बेस बनाने के लिए उसने क्या किया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो गवर्नमेंट है उनको पैसा भी दिया, उनको फंडिंग दी है कि हम यहाँ पर मिलिट्री बेसिस बनाएंगे। रशिया परसीव्स दीज स्टेट्स एज इट्स नियर अब्रॉड एंड believes that they should be under Russian influence। रशिया, क्योंकि रशिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के पास पड़ता है, तो वो क्या कहता है कि ये जो स्टेट्स ये मेरे नियर अब्रॉड है, तो इन लोगों को इन देशों को रशियन इन्फ्लुएंस में, मतलब कि मेरे इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए। उसके बाद चाइना भी अपनी तान लगाता है। चाइना क्या कहता है, चाइना के भी अपने इंटरेस्ट हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑयल रिसोर्सेज, तो वो भी यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे बिजनेस करना शुरू कर देते हैं।
तो ये सब तो कॉन्फ्लिक्ट है। उसके संग जो है ईस्टर्न यूरोप में क्या चल रहा है, चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू with the Czechs and Slovaks forming independent countries। ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री हुआ करती थी पहले चेकोस्लोवाकिया, जो कि अब 2 देश बन गए हैं, चेक एंड स्लोवाक्स। तो वो पीसफुली वो डिवाइड हो जाती है, दोनों कंट्रीज अपनी अपनी इंडिपेंडेंस उनको मिल जाती है। आगे क्या कह रहा है ये, सीवियर कॉन्फ्लिक्ट्स इन बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया भी एक कंट्री है, ईस्टर्न यूरोपियन मतलब कि यूरोपियन कंट्री है। तो आफ्टर 1991 यहाँ पे मतलब कि सीवियर कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है बहुत बुरा। 1991 इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस। ये एक ही देश 3 प्रोविंसेस में बढ़ जाता है। पहले का नाम है क्रोएशिया, दूसरे का नाम है स्लोवेनिया, तीसरे का नाम है बोस्निया हर्जेगोविना। डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, कहते हैं भाई अब तो हम इंडिपेंडेंस हमें मिल गई अपनी। आगे क्या है, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। देखिए गाइज, ये इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, जैसे कि इसमें बेसिकली एनसीईआरटी में हमें रशिया का दे रखा है कि इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन कैसे हैं। तो एनसीईआरटी में जो दे रखा है ये बहुत पुराना हो चुका है। एनसीईआरटी कितने दिन हो गए छपे हुए, तो जो अभी एनसीईआरटी में है मैं वो आपके लिए ले आई हूँ। बट अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए रशिया और इंडिया के जो जो न्यूली जो चीज़ें, जो अग्रीमेंट, जो ट्रीटीज, जो भी उनका रिलेशन जो न्यू अभी जो हो रहा है, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट नहीं है, ये बहुत ही डायनामिक है, हर दिन बदलता रहता है। बट फिर भी जो आसपास के टाइम में अगर कुछ भी, अगर इंडिया और रशिया के बीच में कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट अगर हुए, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगी। बाकी जो अभी हम पहले वो पढ़ लेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखा है, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ द बाइबल। तो क्या है, गुड रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज। इंडिया के जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है उन सबके संग बहुत अच्छे रिलेशन है। बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन अगर हम देखें तो वो है रशिया के साथ। तो आगे भी हम रशिया के बारे में पढ़ेंगे कि रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि पहले जो वर्ल्ड था वो बायपोलर था। बायपोलर 2 ध्रुवीय, तो मतलब कि एक पावर थी यूएसएसआर, एक थी यूएस। बट रशिया एंड इंडिया क्या चाहते हैं कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर दैट इज कि वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही या 3 ही, मतलब एक ही पावर ना रहे, बहुत सारे देश मतलब उभर के आए। तो क्या कह रही है, को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स। तो ये जो आगे 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड का क्या विजन शेयर करते हैं रशिया एंड इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है जो कि बोर्ड में एक बार पूछा भी गया है, तो उसको ध्यान से सुनिए कि को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब कि बहुत सारे पावर्स का को एग्जिस्टेंस होना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम में। कलेक्टिव सिक्योरिटी, अगर एक देश पे कोई दूसरा देश, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दूसरा देश भी उसके साथ दे, तो मतलब सामूहिक सुरक्षा जिसे हिंदी में कहते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी। ग्रेटर रीजनलिज्म, एक ही देश उभर कर ना आता रहे, मतलब कि और छोटे छोटे देश भी उभरे और वो भी डेवलप हों। नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको सुलझा लिया जाए, तो ये भी एक अच्छा है। एक एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वो लोग अपनी अपना सकें, कोई दूसरा देश उनको ज़बरदस्ती ना करे, भाई देखो तुम हमें, हमारे वजह से तुम्हें यही नीति अपनानी है, यही विदेश नीति, यही फॉरेन पॉलिसी तुम्हें अपनानी है। आगे क्या है, यूएन शुड बी स्ट्रेंथन, मतलब यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन, जो कि मतलब पूरे विश्व के लिए एक संस्था है, जो कि हर देश को, जो भी देश उसमें हैं उनके लिए काम करती है, उनके लिए अलग अलग उनको हेल्प करने का। तो मतलब ये जो संस्था है ये कोई एक देश नहीं है, ये सब देशों की संस्था है, जो भी देश इसके पार्टिसिपेंट हैं। तो यूएन को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि यूएन उभर कर आए, ना कि कोई एक देश है जो उभर कर आ रहा है। लाइक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए ना, ये भी उसका एक पार्ट है। 80+ मतलब 80 से ज़्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स रशिया और इंडिया के बीच में हो रखे हैं। इंडिया मतलब अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि इंडिया को रशिया के संग अच्छे रिलेशन बनाने में क्या फ़ायदा होता है। ऐसे रशिया को भी कोई फ़ायदा होता होगा, जैसे इंडिया को क्या फ़ायदा होता है, पहले हम वो पढ़ेंगे कि इंडिया अगर रशिया के संग अपने अच्छे रिलेशन रखता है तो उसको देखो, सबसे पहले जो कश्मीर इशू है उस पर रशिया हमारा साथ देता है। दूसरा, एनर्जी सप्लाईज, एनर्जी के रिसोर्सेज, वहाँ पर एनर्जी के रिसोर्सेज रशिया में बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए जैसे कि इंडिया इंपोर्ट करता है तो एनर्जी सप्लाईज हमें मिलती है। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, टेररिज्म पे इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल जाता है। बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना।
उसके बाद अभी हमने पढ़ लिया कि इंडिया को क्या फायदा होगा, अब हम देखेंगे कि रशिया को क्या फायदा है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट, ठीक है। तो इंडिया की जो मिलिट्री है उसका ज्यादातर हार्डवेयर कहाँ से आता है, हमारे पास रशिया से आता है। तो और इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल फ्रॉम रशिया, इंडिया जो है वो ऑयल भी इंपोर्ट करती है रशिया से, तो उसको इससे भी रशिया को इस सबसे फायदा होता है, इसीलिए तो वो इंडिया के संग अच्छे रिलेशन भी रखता है। आगे, इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, एनर्जी इंपोर्ट्स बढ़ाने की सोच रहा है इंडिया रशिया के साथ। एंड द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये दोनों जो हैं वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स, मतलब ऑयल फील्ड्स जहाँ पर भी हैं जैसे कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वहाँ पे वो पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है इंडिया, सो दैट वो वहाँ से जो भी है निकाला जाए, पेट्रोलियम और ऑयल, जितने भी ऑयल जो भी उसे माइंस में चाहिए। तो ये सब था। और इसके बाद जो हमारा पार्ट आने वाला है वो मैं इस चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल्स नेम इज़ बी द टॉपर एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। थैंक यू सो मच गाइस।